किसके साथ है? नवीन जिंदल, अभय चौटाला या जेजेपी के उम्मीदवार? परंतु जनता समझ चुकी है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार या जो ये प्रदेश सरकार थी, बड़ी मजबूत सरकारें रही हैं, तो कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन या अयोध्या की तरह विकसित होना चाहिए था? क्या उसमें कमी रह चुकी है? कुरुक्षेत्र विकसित हुआ ही नहीं है। बीजेपी कहती है कि आपने शराब में घोटाला भी किया है, आपके सारे बड़े नेता जेल में हैं, कन्वीनर जेल में चले गए। बिल्कुल नहीं। मैं फिर ये बता रहा हूँ कि बीजेपी जाति और धर्म का कार्ड खेलती है, हम काम का राजनीति करते हैं। कैसे किसानों की मांगों को संसद के अंदर उठाएंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एमएसपी के हिसाब से फसल बिके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और दैनिक सवेरा टीवी आपके लिए लेकर के आया है चुनाव का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जनता की अदालत। ये देखिए, ये जनता की अदालत है जो जनता के बीच में जाएगी, जनता पैरवी करेगी और नेता अपनी पक्ष रखेंगे जनता के सामने और जनता सुनवाई करेगी और फैसला करेगी कि नेताजी ठीक बोल रहे हैं या नहीं। और आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिसने धर्म की जीत की गवाही भरी थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ का चुनावी कुरुक्षेत्र भी कोई आम नहीं रहा। इस बार बहुत खास हो गया है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता जी। इनका मुकाबला नवीन जिंदल के साथ हो रहा है, इनका मुकाबला अभय चौटाला के साथ हो रहा है। पर जनता इस मुकाबले को कैसे देख रही है, इस चुनावी कुरुक्षेत्र को कैसे देख रही है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपनी पैरवी खुद करेंगे, जनता इनकी सुनवाई करेगी। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रधान सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने अब मैदान में आकर के जनता के आगे अपने वायदे करने हैं, जनता को अपना विजन बताना है, और ये इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवार है। मैं स्वागत करता हूं सुशील गुप्ता जी का कि आप आइए और जनता की अदालत में ये हम केस की सुनवाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आप अपना पक्ष कैसे रखते हैं और जनता आपकी सुनवाई कैसे करती है। स्वागत है सुशील गुप्ता जी आपका। बिल्कुल, मेहरबानी आपकी। देखिए, हमारी ये अदालत जनता के बीच में जा रही है। हमने आपका काम थोड़ा और आसान कर दिया है कि आप अपनी बात अच्छे से रख सकें और जनता आपकी बात पे मोहर लगाती है, यानी ये तो यहाँ पे 25 मई को पता लगेगा। पर सुशील गुप्ता जी, ये धरती कुरुक्षेत्र अपने आप में ऐतिहासिक धरती है, बहुत बड़ा इसका इतिहास है। इस धरती पर आप आए हो और एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार के तौर पर आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। ये चुनाव कुरुक्षेत्र की धरती पे जो हो रहा है, कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता का उपदेश दिया, जहां महाभारत का युद्ध हुआ, जहां पे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर की स्थापना की। सारी दुनिया के अंदर गीता आज भी यथार्थ सत्य है, परंतु जितने भी सांसद यहाँ पे आए, कभी कुरुक्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने नहीं सोचा। आपका विजन क्या है फिर? आप मेरा विजन ये है, यहाँ पे आपको जताते हैं, मेरा स्पष्ट विजन ये है कि कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल बनना चाहिए। सारी दुनिया के लोग हिंदू आइडियोलॉजी के विषय में जाने। कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का जो उद्गम स्थल है, यहाँ पे बड़े से बड़ा टूरिस्ट आए, हमारी संस्कृति को देखे, हमारे इतिहास को देखे, जहाँ से युग परिवर्तन हुआ था उस शुरुआत को देखे, जहाँ पे सृष्टि के प्रारंभ पे इस सरोवर का निर्माण हुआ उस स्थल को देखे। आज तक कुरुक्षेत्र में रिंग रोड नहीं बन पाया है। एक गीता जयंती होती है, कुछ हजार लोग आते हैं, सारा कुरुक्षेत्र जाम हो जाता है। कुरुक्षेत्र की अप्रोच रोडें सारी टूटी हुई है। कुरुक्षेत्र के अंदर आज तक गवर्नमेंट कॉलेज लड़कों के लिए नहीं बन पाया। ये शर्म की बात है।
शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय पिलग्रिम सेंटर इसको बनाना है तो अपनी सोच को ऊंचा करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार या जो ये प्रदेश सरकार थी, बड़ी मजबूत सरकारें रही हैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो कुरुक्षेत्र मथुरा वृंदावन या अयोध्या की तरह विकसित होना चाहिए था? क्या उसमें कमी रह चुकी है अभी? कुरुक्षेत्र विकसित हुआ ही नहीं है। ईमानदारी की बात देखें, पिछले 10 साल में कुरुक्षेत्र के अंदर एक ईंट नहीं लगी। पहले बताते हैं 10 साल पहले जो सांसद थे यहाँ पे, उन्होंने इंडस्ट्री लगाने के बड़े बड़े वायदे किए थे। इंडस्ट्री के लिए जमीन भी खरीदी थी, फिर उसमें प्रॉपर्टी काट दी, कॉलोनी काट दी और प्रॉपर्टी डीलर बन गए। वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी प्रॉपर्टी डीलर बन गए। इस क्षेत्र की जनता, वर्तमान के जो एमपी हैं वो तो सीएम बन गए। सीएम बन गए, परंतु अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव नहीं जिता पाए, चौथे नंबर पे आए। यही कारण था कि उन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। और बीजेपी ने भी इस कुरुक्षेत्र से युद्ध की कमांड और 10 सीटों की कमांड उस व्यक्ति को दी जो जिला पार्षद में अपनी धर्मपत्नी को चौथे स्थान पर लेके आए। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि बीजेपी की सोच किस तरफ जा रही है। ये केवल जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रदेश के अध्यक्ष को बदलते हैं, अपने मुख्यमंत्री को बदलते हैं, ये नहीं समझ रहे कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। चुनाव के बिल्कुल पास आकर के अपना मुख्यमंत्री बदल देना, एक नए चेहरे को इतनी बड़ी पावर दे देना, तो लगता नहीं कि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा? लोग इसको कुरुक्षेत्र positively की जनता तो ये कह रही है कि यहाँ का जो सांसद था, यहाँ के विधायक के पीए के रूप के अंदर काम करता था। चंद परिवार उसने सेट कर रखे थे, उन परिवारों से आगे जनता में कोई परिचय नहीं था। कुरुक्षेत्र की जनता ने उसका नाम गायब सिंह रख दिया था। कुरुक्षेत्र के अंदर जो वर्तमान बीजेपी का कैंडिडेट है, 10 साल से, चाहे वो बाढ़ आई, कोरोना आया, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, किसी की शादी हुई, किसी की मृत्यु हुई, कहीं पे नहीं आया। पर ये क्या आसान हो जाता है? आप क्या हमें अच्छे से समझा सकते हैं कि चुनाव के बिल्कुल पास आकर के सीएम बदलना, और जिस तरह ये समझा जाता है कि एक ओबीसी जाति को एक अच्छा नुमाइंदगी देना, इसका फर्क तो पड़ेगा ही, बीजेपी मजबूत तो ही होगी। बिल्कुल नहीं। मैं फिर ये बता रहा हूँ कि बीजेपी जाति और धर्म का कार्ड खेलती है, हम काम का राजनीति करते हैं। हम अच्छे स्कूल बनाते हैं, हम अच्छे हॉस्पिटल बनाते हैं, हम 24 घंटे बिजली पानी देते हैं, हम बिना खर्ची पर्ची के रोजगार देते हैं, हम बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देते हैं, हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, हम करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाते हैं, हम गुड गवर्नेंस करते हैं। और उसके बाद भी हम 8,500 करोड़ रुपये सालाना कमाते हैं। बीजेपी स्कूल बंद करती है, नए स्कूल बनाते नहीं। बीजेपी नए हॉस्पिटल बनाते नहीं। कुरुक्षेत्र के अंदर एक 100 बेड का हॉस्पिटल बहुत पहले से वही है। MRI मशीन आज तक लगी नहीं, पैरासीटामोल तक की गोली यहाँ पे मिलती नहीं है। एक एक बिस्तर पे 2-2, 3-3 मरीज लेट जाते हैं, व्यवस्था ही नहीं है। परंतु बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं यहाँ पे। हर घर के अंदर पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार बैठा हुआ है। या तो वो डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़ा, या नशे के रास्ते पे चल पड़ा, या अपराध के रास्ते पे चल पड़ा, और अन्यथा अपनी दादा लाई जमीन बेच के विदेश जाने के लिए मजबूर है डोंकी रास्ते से। आज हर घर इस बात से परेशान है। बहन बेटियां शाम को 6-7 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी ने अपना चेहरा बदल के अपनी इस फेलियर को स्वीकार किया। क्या हमारा मुख्यमंत्री, इनका उप मुख्यमंत्री दोनों फेल रहे। अच्छा, अगर मनोहर लाल खट्टर होते तो क्या आपको मुकाबला मुश्किल हो जाता? मैंने तो खट्टर साहब को इनवाइट किया था। उन्होंने कहा था, मैंने उनको बताया था कि तुम्हारे यहाँ इतनी नशे फैल गए, इतनी बेरोजगारी फैल गई, इतना तुम्हारा अपराध फैल गया, इतना भ्रष्टाचार फैल गया,
उन्होंने कहा मैं आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा कुरुक्षेत्र में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। मैंने कहा साहब कुरुक्षेत्र आ जाओ, आप तो बदल दिए गए हो, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो, जनता जवाब दे देगी, आंकड़े जनता बता देगी आपको आपकी क्या पोजीशन है, जमानत जब्त होगी। जो आप अपनी डेवलपमेंट बता रहे हो, बीजेपी बता रही है कि आप बोलते हो कि स्कूल खोले, आप बोलते हो कि अस्पताल खोले हैं, पर बीजेपी कहती है कि आपने शराब में घोटाला भी किया है, आपके सारे बड़े नेता जेल में हैं, कन्वीनर जेल में चले गए। 52 व्यक्ति शराब पी के, जहरीली शराब पी के हरियाणा के अंदर मरे। 2020 में इन्होंने एसआईटी का गठन किया। उस एसआईटी ने हाई कोर्ट के अंदर सबमिट किया कि बीजेपी के नेताओं का दबाव की वजह से ये जांच पूरी नहीं हो पा रही। इसके अंदर बीजेपी के नेता शामिल हैं, बड़े अधिकारी शामिल हैं। हरियाणा से अवैध शराब बन के गुजरात जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है, दिल्ली जाती है। इनकी मिली भगत से ये शराब का अवैध धंधा चल रहा है। 52 व्यक्ति मर गए, आज तक इन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली के अंदर एक झूठा फर्जी केस बनाया, एक ऐसा व्यक्ति जो रेडी था उसके कहने पे, और उसने 50 करोड़ रुपए से ऊपर चंदा बीजेपी को दिया। वो तो खुल के घूम रहा है, जिसके पास अवैध पैसा भी था, चंदा भी बीजेपी को दे दिया। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 1,500 अफसरों की फौज पिछले 2 साल से लगी रही, सैकड़ों जगह रेड करी, आज तक 25 पैसे कहीं नहीं मिले, उनको जेल में डाल दिया। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है एक भी मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाला गया, इन्होंने 2-2 को डाल दिया। ये कहना चाहते हैं कि हम चुनाव को ठीक नहीं होने देंगे, तुम बिना नेताओं के चुनाव लड़ो, तुम बिना लीडर के चुनाव लड़ो, और ये जितना मर्जी कर रहे हैं। केजरीवाल की शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज लाखों केजरीवाल देश के कोने कोने के अंदर विकसित हिंदुस्तान चाहते हैं, शिक्षित हिंदुस्तान चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान चाहते हैं, भय मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं। आज इन्होंने हर व्यक्ति के चेहरे पे भय के पैदा कर दी। किसी के पास 2 रुपए हैं, भाई ईडी आएगी, ईडी आएगी। बीजेपी के राज से पहले इस देश में किसी ने ईडी का नाम सुना नहीं था, और अब बच्चा बच्चा ईडी की बात करता है। ये स्थिति, आज इस जुल्म का जवाब जनता वोट से देगी। आपका मुकाबला किसके साथ है? नवीन जिंदल, अभय चौटाला या जेजेपी के उम्मीदवार के साथ? कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध में सारे कौरव एक तरफ थे और कुछ पांडव एक तरफ थे। कौरवों के साथ विशाल सेना थी, ईडी कहते हैं जिसको आजकल, सीबीआई कहते हैं, पुलिस कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं, वो कौरवों के साथ सारे थे। और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, धर्म था, सत्य था। हमारे साथ धर्म है, सत्य है और भगवान श्री कृष्ण है, उनका आशीर्वाद है। इनेलो वाले भी दावा करते हैं कि वो भी पांडव है। इनेलो बीजेपी की बी टीम है। सारे देश को पता है कि कहीं वोट डाल लो बीजेपी के खाते में पाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बीजेपी के वोट गई, राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उनकी वोट बीजेपी को गई, यमुनानगर में जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ तो उनकी वोट बीजेपी को गई। हमेशा वो आज भी बीजेपी की वोट का, बीजेपी के लिए, हमारी वोट काटने के लिए यहाँ पे आए, परंतु जनता समझ चुकी है उनको कुछ नहीं मिले। पर अब आप 2 लोग, 2 बड़े गुट इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप एक ऐसे उम्मीदवार, मैं क्योंकि पंजाब से आया हूं, तो पंजाब में तो आमने सामने है, पंजाब में तो अभी हालात बदले नहीं है। गुप्ता जी, आप इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो कैसे संगठन कैसे काम कर रहा है? क्या कांग्रेस वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी का वर्कर कांग्रेस के वर्कर्स को एक्सेप्ट कर रहा है? क्या आपसी तालमेल अच्छा हो गया या फिर वही तस्वीरों में ही तालमेल अच्छा लगता है? जमीन पे क्या है? हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता झाड़ू के लिए काम कर रहा है, और 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हाथ के लिए काम कर रहा है। अच्छा, वो ये तुम लगता है कि आम आदमी पार्टी का वर्कर जो है, क्योंकि आप बड़ी देर से हरियाणा में लगे हुए हो, अपनी पार्टी को, पार्टी के विस्तार के लिए लगे हुए थे, आप चाहते थे कि पार्टी का विस्तार हो, पर ये लोकसभा चुनाव में आपके खाते में सिर्फ 1 सीट, तो कहीं आपको ये मायूसी तो नहीं होती? आम आदमी पार्टी ना, हमारा ही फ्यूचर हरियाणा में खत्म ना हो जाए। आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। संघर्ष का कोई टारगेट होता ही है। मैं वही बता रहा हूँ आपके, हम अपने नेताओं की
सूझ पे, समझ पे पूरा विश्वास रखते हैं। कहीं किसी राज्य के अंदर हमें सीट फालतू मिली, कांग्रेस को कम मिली, किसी राज्य के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा मिली, हमें कम मिली। दैट मेक नो डिफरेंस। हमारा समझौता दिल्ली में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, गोवा के अंदर है, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन चल रहा है। और जो फैसला हुआ है उस फैसले पे कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। पर यही कहीं आपकी विरोधी जो पार्टियां उनके लिए हथियार भी तो बन गया कि जो आम आदमी पार्टी संघर्ष करके कांग्रेस के खिलाफ जो डटी रहती थी, धरनों पर होती थी, वो आज इकट्ठे लड़ रहे हैं। और ये क्योंकि धरती हरियाणा की धरती वो है जहां पे बीजेपी का भी अब गढ़ माना जाता है, बीजेपी काफी स्ट्रांग मानी जाती है, तो वो उनके लिए एक हथियार भी तो हो गया कि आप पहले जिसके खिलाफ होते थे आप इकट्ठे हो गए हो। बीजेपी का गढ़ हरियाणा कभी नहीं रहा। उधार के वो बोलते हैं हरियाणा में ना, बेगानी लस्सी पे मूछ पहनाते हैं ये, बेगानी लस्सी पे मूछ पहनाते हैं ये। इनका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहा। व्यक्तिगत इनके पास कुरुक्षेत्र में भी कैंडिडेट नहीं था। जैसे एक औरत कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाती है और वो कई थान पलटवाती है, पलट भाई पसंद नहीं आया, पलट पसंद नहीं आया, पलट पसंद नहीं आया। बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पे अपने कई उम्मीदवार उतार के देखे, जनता ने कहा पलट हार जाएगा, पलट हार जाएगा, पलट हार जाएगा। फिर इनको लगा कि बहुत पूंजीपति, बड़ा उद्योगपति जिंदल है, उसको ले आए, ये उसको ले आए। परंतु कुरुक्षेत्र में कई तरीके की बाढ़ आई आपको थी। नवीन जिंदल से डर तो नहीं लगता है कि एक तो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी अरविंद केजरीवाल, उद्योगपति भी हैं, पैसा भी है, फिर कांग्रेस में एक अच्छा उनका रुतबा भी होता था, वो वर्कर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बात सिखाई है, भगवान के सिवाय और बिरादरी के सिवाय किसी से नहीं डरता। सुशील गुप्ता किसी से डरता नहीं है। हाँ, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, पूछते हैं आज पूरी स्थिति बदल चुकी है। बीजेपी ने सोचा था कि नवीन जिंदल एटम बम है और बहुत धमाका करेगा, आधी कांग्रेस टूट के चली जाएगी। अच्छा, ये नहीं पता चला उनको कि एटम बम जब कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी उसमें गीला हो गया, उसका मसाला खराब हो गया। अभी एटम बम बज नहीं सकता। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता उसके साथ गया नहीं है। पूरा का पूरा फ्लॉप शो बीजेपी का यहाँ पे है। और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जो खुद कहता है कि भाई हम मोदी की बात माने कि नवीन की बात माने। मोदी जी तो कहते हैं कोयला चोर है, मोदी जी तो कहते हैं कि सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचार लगभग 1,86,000 करोड़ रुपए का इन्होंने किया। तो मोदी की बात मानेंगे वो, नवीन की बात क्यों मानेंगे? ये भी मुद्दा बड़ा आम हो गया कि दूसरी पार्टी से ज्यादा बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को या नेताओं हम नहीं आरोप लगा रहे, हम नहीं लगा रहे, मोदी जी लगा रहे हैं। नहीं, मोदी जी लगा रहे हैं। उन्होंने अखबार में दिया है। पार्टी बदलना, कोयले वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं कि पार्टी बदलना, ये आपको क्यों लग रहा है, क्यों इतना आम हो गया? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो इंडिया गठबंधन को ही हो रहा है। उनकी पार्टियों के लीडर छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं है। जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे बीजेपी ने इकट्ठे कर लिए। मोदी जी ने कहा था ना, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। देश में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ा, सारे बीजेपी ज्वाइन करा दिए। अब वो भ्रष्टाचारी ताकतें हैं कौरवों के रूप में युद्ध लड़ रही हैं। अशोक तंवर के जाने का नुकसान है, आपको मिस करते हो उन्हें? अशोक तंवर तो सिरसा में उनको कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा। अच्छा हुआ जितनी जल्दी काम खत्म हुआ। अच्छा, सुशील गुप्ता ये सोचते हैं कि जब अशोक तंवर आ गए थे तो शायद सुशील गुप्ता का कद कम हो सकता था हरियाणा की राजनीति में, अब सुशील गुप्ता फिर से सेफ होंगे? सुशील गुप्ता तो पहले बता चुका, मैं जाटा हूँ, गांव का आदमी हूँ, जमींदारा करता हूँ भाई, मेरा कद है ही नहीं। मैं तो बिल्कुल एक देसी आदमी हूँ। मेरे से कोई ड्राइवरी करा ले तो मैं ड्राइवरी कर लूंगा, कोई मजदूरी करा ले तो मजदूरी कर लूंगा, कहीं चाय भी बना लेता हूँ, कहीं पकौड़े भी बना लेता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ। कद हमारा कोई कद नहीं है। कद की स्थिति ये बड़े उद्योगपति सोचते हैं जो हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, हम तो साइकिल पे चलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कार मिल जाएगी, नहीं तो सरकार की रेल है, सरकार की बस है, उसमें चलते हैं। जो चार्टर्ड एयरप्लेन पे चलते हैं, जो अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, कद की बात वो सोचेंगे।
हमने क्या सोचनी है? अच्छा, जनता में से सवाल ले लेते हैं। जनता में कोई सवाल अभी जो पूछना चाह रहे थे, हम उनके पास चलते हैं। जनता का माइक जनता के पास आ जाए। तो जनता क्योंकि सुनवाई कर रही है, सुशील गुप्ता जी कौन सवाल करना चाहेगा? सबसे पहले प्रश्न। देखिए, मैं गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है सड़क के ऊपर, उसको कैसे रोकने के लिए संसद के अंदर वो आवाज को बुलंद करेंगे और कैसे किसानों की मांगों को संसद के अंदर उठाएंगे। मैं 3 सवाल मेरे हैं गुप्ता जी चलो, से। ये 3 सवाल हो गए जी आपके। अगर आपको ये लोग संसद में भेज देते हैं तो खास तौर पे युवाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए आपका विजन क्या है? मेरा स्पष्ट विजन ये है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से लागत का 1.5 गुना एमएसपी बननी चाहिए और एमएसपी के हिसाब से किसान की हर फसल बिकनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एमएसपी के हिसाब से फसल बिके। इससे दोनों को लाभ है, किसान को भी लाभ है, उपभोक्ता को भी लाभ है। सब्जियों के अंदर भी मेरा मानना है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। टमाटर की फसल की मैं बात करता हूं, जब फसल का समय आता है तो 50 पैसे किलो बिक जाती है और जब फसल का समय खत्म हुआ तो 150-200 रुपए किलो टमाटर बिकता है। तो किसान भी नुकसान में और उपभोक्ता भी नुकसान में। अगर सरकार एमएसपी का कानून बनाए, फसलों को संरक्षण दे, उसके लिए प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज रखे और सिस्टम बना दे तो इस देश को लाभ होगा। इस देश के किसान का भी जीवन स्तर उठेगा और उपभोक्ता को भी वाजिब रेट पे चीजें मिलेगी। क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही किसान जिस तरह डटे हुए हैं, बॉर्डर सील किए हुए हैं और पूरे देश भर के लोग जो NH1 पे ट्रैवल करते हैं, बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पिछले कुछ महीनों से। उस फैक्टर को आप हरियाणा में किस तरह देखते हैं? हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, नेशनल हाईवे से जाना चाहता है, हरियाणा से कुछ मांग नहीं रहे। हरियाणा ने क्यों ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे बॉर्डर बना दिए? हरियाणा को क्या तकलीफ है? हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी इनको खालिस्तानी कहता है, कभी पाकिस्तानी कहता है, कभी इनको आंदोलनजीवी कहते हैं, कभी उपद्रवी कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 1.25 साल किसान बॉर्डर पे बैठा, इंसान तो दूर, किसी चिड़िया के बच्चे के भी पत्थर मारा इन्होंने। शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक संविधान देता है, संविधान के हिसाब से यह हक उनको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, किसी और ने नहीं किया, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का 3 साल पहले किया था, जब 750 किसानों ने शहादत दी थी। जब ये प्रधानमंत्री को वायदा याद कराने के लिए दिल्ली जाना चाह रहे थे और दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है, वो कह रहा है आइए स्वागत है, प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। हरियाणा के बीजेपी को क्या तकलीफ है? हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या तकलीफ है? वो दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना देता है, लाठीचार्ज करता है, गोली मार के 21 वर्षीय शुभकरण की हत्या कर देता है। इनके ऊपर मर्डर का केस चलना चाहिए। यही सवाल था मेरा अगला, क्योंकि पंजाब में ये बड़ा अहम मुद्दा बन चुका है। पंजाब के जो किसान हैं वो यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कि अच्छे से पर्चा कीजिए, अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने, हरियाणा के जो भी लोग थे, भगवंत मान तो ने, क्या आपकी पंजाब सरकार से इस संबंधी कोई बातचीत होती है? पंजाब सरकार ने, डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, परंतु टीवी और अखबारों के माध्यम से मैंने देखा है और सुना है, वो मरने वाले शुभकरण को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी है, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दी है, किसानों की तरफ से बैठ के केंद्र सरकार से बात की है। आम आदमी पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता किसानों के साथ था, है, रहेगा। जब पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट के दौरान भी मैंने खुद सेंट्रल हॉल में जाके, जब प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी थे, तब भी उनको पर्चे दिखाए थे, तब भी उनको ये कहा था कि किसानों की मांगों का आप मानिए। हम डरने वाले नहीं हैं, ये जो मर्जी जुल्म करें, जुल्म का जवाब वोट से दें। गुप्ता जी, आप पुरानी पार्लियामेंट में भी रहे हैं, मेरे ख्याल से नई बिल्डिंग में भी गए हैं जी, तो क्या अंतर आपने महसूस किया पुरानी संसद और नई संसद के विचारधारा में भी? देखिए, मोदी जी जैसे कॉरपोरेट का फायदा करते हैं ना, ऐसे ही नई जो संसद है उसको कॉरपोरेट कल्चर देती है। पुरानी संसद में एक सेंट्रल हॉल था, पक्ष और विपक्ष के सारे साथ बैठते थे, राज्यसभा और लोकसभा सारे साथ बैठती थी। इनको बीजेपी को खतरा हो गया कि इतने सांसद इकट्ठे ना बैठे
टुकड़ों में बांट दिया, जगह 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 टुकड़ों के अंदर बांट दिया और पूरा कॉर्पोरेट कल्चर उसको कर दिया। जैसे एक उद्योगपति अपने सारे जो शेयर होल्डर हैं या सारे जो कंपनी के वर्कर हैं उनको मिलने नहीं देता, बांट के रखता है कि इकट्ठे हो गए तो कुछ कर देंगे। ऐसे बीजेपी भी मिलने नहीं देना चाह रही इन सांसदों को, एक दिन में 150 को सस्पेंड करने लगे हैं। तो इनकी जो स्थिति है, पुरानी पार्लियामेंट बहुत अच्छी पार्लियामेंट थी, उसका सिस्टम अच्छा था। अगर इनको बनानी थी तो उसी नेचर पे कुछ बनाते, ताकि सांसद अपने आप में आपस में विचार विमर्श करते। सारे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हर कोने की अलग समस्याएं हैं, एक दूसरे को उससे जानकारी मिलती है, जानकारी मिलकर चीज़ें आगे सुधरती हैं। कहीं पे कुछ डेवलपमेंट है, कहीं पे कुछ डेवलपमेंट है, अपने यहाँ भी डेवलपमेंट लेके आते हैं। अच्छा, ओपोजिशन बतौर ओपोजिशन के एमपी होते हुए आपने क्या महसूस किया कि कौन सा मंत्री केंद्र सरकार में मदद करता है, जो ओपोजिशन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है? जब आप कोई मांग लेकर के जाते थे तो ये फलाना मंत्री है, ये बात सुनते थे और काम होते भी थे, काम करवा भी लेते थे। है कोई मंत्री ऐसा? इनके यहाँ एक मंत्री था गडकरी, अच्छा, जो थोड़े बहुत सुन लेता था, उसके पर इन्होंने काट दिए। तो ये तो आप हिसाब लगा सकते हो कि उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया। तो ये जो आज दो बॉस हैं, जानते ही होंगे आप कौन से दो बॉस हैं। जो किसी लाइन में आता है, जो आगे बढ़ता है, उसके परों को कतर दिया जाता है। बिल्कुल। हमारे सहयोगी विनीत आपसे प्रश्न करना चाहेंगे। विनीत। जरूर विनीत जी। गुप्ता जी, हरियाणा और पंजाब के अंदर कई ऐसे मसले रहते हैं जो चुनाव के समय निकल के सामने आ जाते हैं। उनको चुनावी जिन के तौर पर भी देखा जाता है कि सिर्फ ये मसले जो हैं वो चुनाव के समय में निकल के सामने आते हैं। हालांकि इसको लेकर जरूर कई बार दोहरे मापदंड जरूर देखने को मिलते हैं। तो इन मसलों को लेकर आपका क्या स्टैंड है? खास करके SYL के मसले की बात करें, चंडीगढ़ के मसले की बात करें, विधानसभा ऐसे मसले हैं, इन मसलों पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड है। पानी बांटना देश के प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री सबके लिए फादर फिगर होना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हिंदुस्तान में कानून है, उसके ऊपर केंद्र सरकार का हक है। पानी के ऊपर भी केंद्र सरकार का हक है। हरियाणा को भी पानी मिलना चाहिए, पंजाब को भी मिलना चाहिए, राजस्थान को भी मिलना चाहिए। पानी की हरियाणा के अंदर बहुत कमी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्रधानमंत्री बैठ के तमाशा ना देके फैसला करे। प्रधानमंत्री जी आज तक इस पे बैठे नहीं, आज तक इस पे एक शब्द बोले नहीं। इनकी सरकार हरियाणा के अंदर भी है, केंद्र में भी है, और पंजाब में भी अकालियों के साथ जब इनकी सरकार रही, इन्होंने कभी मुद्दा हल नहीं किया। पर अभी आम आदमी पार्टी के ही तो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कहते हैं मेरे साथ चलिए हेलीकॉप्टर में, मैं चक्कर लगवा देता हूँ, सारी नदियां सूखी हुई हैं, मैं नहीं दूंगा पानी। पानी देने वाला भगवंत मान होता कौन है? पानी तो प्रधानमंत्री ने देना है। पानी का बंटवारा भाखड़ा नंगल डैम से होना है। पंजाब अपने हिस्से का पानी केंद्र सरकार से लेता है, हरियाणा अपने हिस्से का पानी केंद्र सरकार से लेता है। राइपेरियन स्टेट है हमारा ज्यादा। मैं हरियाणा का आदमी हूं भाई, हरियाणा का आदमी हूं, अपना हक लेना जानता हूं। हक केंद्र सरकार ने देना, प्रधानमंत्री ने देना है। प्रधानमंत्री देना, प्रधानमंत्री क्यों नहीं देता? खट्टर सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हमारे हिस्से का पानी जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, राजस्थान में भेज दिया। इसको शर्म नहीं आई? पहले ही हरियाणा का किसान पानी से दुखी हो रहा है और इन्हें हरियाणा का पानी जबरदस्ती राजस्थान भेज दिया, क्योंकि इसको किसानों से दुश्मनी है, किसानों से इसको तकलीफ है। चलिए जनता से सवाल ले लेते हैं। आप सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर सुशील गुप्ता, अभी 2-3 दिन पहले संजय सिंह जी आए थे दिल्ली से यहाँ, और वो केजरीवाल जी के बिहाफ पे यहाँ उनका संदेश लेके आए। 4 वादे करके गए कि 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली, बेरोजगारी भत्ता देंगे 1000 रुपये महीना, औरतों को 1000 रुपये महीना, और स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास। तो आप यहाँ से सांसद बन के जब जाएंगे, आप ये चारों वादे यहाँ पूरे करेंगे कुरुक्षेत्र? हमारा बड़ा स्पष्ट विजन है। 1000 रुपये महीना औरतों के लिए हमने पहले भी दिल्ली और पंजाब में घोषणा कर रखी है, हिमाचल और कर्नाटका के अंदर भी मिलता है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम पूरे देश के अंदर इसको देंगे।
बिजली 200 यूनिट फ्री आज भी जहां जहां हमारी सरकार है, पंजाब में और दिल्ली के अंदर हम दे रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट भी हिमाचल और कर्नाटका के अंदर दे रही है। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम पूरे देश के अंदर देंगे। रोजगार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिलता, युवक को भी हम 1000 रुपये महीना देंगे, ये हमारा वायदा। बिल्कुल, एक और सवाल करना चाहेंगे। कौन करना है पहले, आप? गुप्ता जी, आज लगता है आज गठबंधन के फेवर में आवाज चल रही है। कल आप एमपी बन जाते हो तो कुरुक्षेत्र आज जो सफाई की लिहाज से नीचे से नंबर 1 पे पहुंच चुका है। पूरे हरियाणा की एक जो रेशो आई है, इसके बारे आपका क्या विजन होगा? दूसरे, एक चीका से लेकर यमुनानगर तक और पटियाला से लेकर जो वाया पेवती यमुनानगर तक की सड़क है, जो भी एमपी बनता है हमेशा एक ही कहता है भी इसको 4 लाइन बनाएंगे, लेकिन किसी ने आज तक 4 लाइन नहीं बनाई। तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है भी जो कुरुक्षेत्र आज होना चाहिए था अब तक अयोध्या की तरह है, और मैं तो ये कहूँगा हरमिंदर साहिब जो हमारा टेम्पल है उसकी तरह कुरुक्षेत्र की भी इतनी महानता है, इतनी महत्ता है। वो आपका क्या विजन रहेगा कुरुक्षेत्र के बारे में, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मान के चलो एमपी आप बन जाते हैं। सबसे पहले पेवा से लेके यमुनानगर तक जो नेशनल हाईवे है वो 4 लाइन का कम से कम होना चाहिए, वैसे 6 लाइन का होना चाहिए। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पूरा उसको परस्यू करूंगा और मैं वायदा करता हूं मुझे किस भी हद तक जाना पड़े मैं उस रोड को बनवा के रहूंगा। उसके अंदर लाडवा का बाईपास भी आता है, बाकी शहरों का बाईपास भी आता है, उसके हम वो बाईपास भी बनवाएंगे। इसके साथ साथ आपने सफाई व्यवस्था की बात करी, हालांकि ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, यहाँ के नगर परिषद का काम है, सांसद का काम नहीं है, परंतु बतौर पब्लिक नुमाइंदा मेरी भरपूर कोशिश होगी यहाँ पे साफ सफाई पूरी रहे। अधिकारियों की मैं मीटिंग लूंगा और यहाँ की जरूरत पड़ी तो नगर परिषद को चेंज कराएंगे। हरियाणा सरकार जल्दी चेंज होने जा रही है, यहाँ की सफाई व्यवस्था को बेहतर करेंगे। एक सवाल और था आपका सर, एक क्वेश्चन मेरा और है, जो आपने लाडवा के बारे में भी बोला, मैं उसको बोल नहीं पाया। कुरुक्षेत्र में भी आज सिर्फ एक ही रोड है जिसपे पूरे पंजाब से और या आगे से भी कहीं से जो लोग आते हैं, सिर्फ एक ही रोड है जो गुरुद्वारा से होके और बस स्टैंड से हाँ, आपका यही बाईपास कुरुक्षेत्र में भी कुरुक्षेत्र का रिंग रोड बनना चाहिए। रिंग रोड का जिक्र इन्होंने पहले कुरुक्षेत्र का रिंग रोड मैंने शुरू में ही बड़ा बोला था, अहम इशू है। मैंने यहाँ पे कुरुक्षेत्र देखा का रिंग रोड बनना चाहिए। जो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो रिंग रोड उससे जुड़े और सारा ट्रैफिक बाहर के बाहर निकले, ताकि कुरुक्षेत्र के अंदर पोल्यूशन कम हो और कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट हो। जब रिंग रोड बनेगा तो यहाँ की डेवलपमेंट होगी और ये एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटक स्थल बनना चाहिए। यहाँ पे गीता के शोध केंद्र बने, पूरी दुनिया से लोग आए, उन शोध केंद्रों के अंदर जाएं। एक ऐसा एक ही ग्रंथ है जो पूरी दुनिया को कर्म का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कार्य करना अनिवार्य है, आपका भाग्य आपके साथ चलता है परंतु आप कार्य करना ना छोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश और दिया था, जब युद्ध के बीच के अंदर अर्जुन ने हथियार रख दिए थे कि सामने मेरे परिवार के लोग हैं, तो राज धर्म की बात गीता के अंदर, गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, जब बात देश की आती है सामने कोई हो, ये नहीं देखना होता कि सामने कौन है, चाहे परिवार का मेंबर हो चाहे कोई और मेंबर हो। आज देश की बात है, देश के संविधान की रक्षा की बात है, देश के लोकतंत्र की रक्षा की बात है, इसलिए सामने कौन है इसकी हम परवाह नहीं करेंगे और बाकायदा इस देश के लिए काम। बिल्कुल, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर नमस्कार। सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है। मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में जो फीस 4000 थी वो बढ़कर 12000 हो चुकी है, ट्रिपल 3 गुना फीस हो चुकी है, लेकिन आय हमारे परिवार की बढ़ नहीं रही है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं,
जहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी में मिनिमम चार्जेस में बेस्ट एजुकेशन जैसे आप दिल्ली में दे रहे हो, बहुत अच्छा हो रहा है, क्या हरियाणा के कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाए जाएंगे? दूसरा, इसमें हरियाणा सरकार अब पीछे एक स्कीम लेके आई थी कि भी यूनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद चलाए, इस कारण स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाई जा रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए सरकार क्या करेगी? दूसरा, जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बसेस चलती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या, गर्ल्स के लिए हरियाणा में भी सरकार आने के बाद क्या बसेस चलवाई जाएंगी? और तीसरा मेरा ये प्रश्न है कि पूरे देश में युवाओं और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, क्या इस बेरोजगारी को निकालने के लिए युवाओं के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले आपने एजुकेशन की बात की। बीजेपी की एक नीति रही है कि एजुकेशन की तरफ ये ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, ये सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे ले जा रहे हैं ताकि गरीब बच्चा मजदूरी करे, आगे ना जाए। इन्होंने एजुकेशन को राशन की दुकान बना दिया। एक यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी में एक जिले का बच्चा पढ़ नहीं सकता। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी थी, हरियाणा में कहीं भी एफिलिएशन दे सकती थी, अब इन्होंने उसको बंद कर दिया। पहले आईपी यूनिवर्सिटी, हरियाणा के अंदर कहीं कोई भी कॉलेज एफिलिएशन लेना चाहता, दिल्ली से लोग एफिलिएशन लेना चाहते हैं ले सकते थे, अब इन्होंने बंद कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन इन्होंने खुद बंद किया था। तो हरियाणा के बच्चों को ये परेशान करते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे उनको ले जा रहे हैं, ये फीस देना नहीं चाहते। सरकार उस पर बजट लगाने के बजाय मंदिर और मस्जिदों के झगड़े में बजट लगा रही है। सरकार धार्मिक उन्माद को फैला रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन के ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस रहा है। देश के अंदर केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है जो 28% बजट एजुकेशन के ऊपर लगाती है। सीधा सीधा 1 रुपया कहीं से हमारे को मिले, 28 पैसे हम वहां पे लगाते हैं। जहां तक आपने महिलाओं के लिए स्पेशल बसेस की बात करी, फ्री बसेस की बात करी, हम दिल्ली के अंदर सारे देश की महिलाओं को बस फ्री देते हैं, चाहे वो छात्र हो और चाहे नॉर्मल महिला हो, और देश की नहीं, कहीं भी दुनिया में कहीं से भी आए, अगर वो महिला है तो दिल्ली में उसकी टिकट नहीं लगती, ताकि उसके फ्री मूवमेंट हो, उसको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, एक महिला आपसे सवाल करना चाहेंगे। नमस्कार गुप्ता जी, मेरा एक प्रश्न है। गुप्ता जी, जैसे कि चुनाव के समय होता है, सभी नेता जनता के बीच में जाते हैं और उनसे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही वो जीत जाते हैं 5 साल तक वो अपने हलके में दिखाई नहीं देते। जैसे हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद थे नायब सैनी, बाढ़ आई यहाँ पे, कोरोना आया, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं दिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जीतने के बाद आप कितना जनता के बीच में रहने वाले हैं? देखो, ना तो मैं नायब सिंह की तरह गायब सिंह बनूंगा और ना ही मैं जिंदल की तरह गुम होऊंगा। मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहूंगा। मेरा जनता से वायदा है कि मैं जनता का दुख सुख का साथी बनूंगा। मैं ये तो वायदा नहीं करता कि मैं आपका हर काम करूंगा, परंतु मेरा ये पक्का वायदा है कि मैं आपका हर काम करने की कोशिश करूंगा। जी, अगला प्रश्न। गुप्ता जी राम राम। मैं कभी देसी आदमी को मार जाती था। मैं तो एक बात पूछूं, मैंने 27 साल वोट गिरते हो गए, मैंने पहले सरकारों को वोट बीजेपी को सारा एक छोटा सा काम पड़ा को वोट देंगे, मैं गया बीजेपी को वोट, तो बीजेपी में उससे बुरा हाल है, हमारा चौकीदार था। फिर हमने सोची थी भाई आम आदमी पार्टी आ गई, कितने ले बुला के नंबरदार ने लिया जाना जाएगा। आप भी कांग्रेस फिर आई बीजेपी को, आप ये तो नहीं करोगे जी कल ने हमने बीजेपी काम पड़ जा आपके पास आओगे नु कहोगे जा भाई अपने काम के सरपंच ने लिया। फिर हमने सोची थी भाई आम आदमी पार्टी आ गई, छोटा मोटा काम पड़े जी, रेडी बिट जगड़ी। आप भी कांग्रेस से जुड़ गए, हम आपसे भी जुड़ रहे हैं। आप ये तो नहीं करोगे जी कल ने हमने कुछ काम पड़ जा आपके पास आओगे नु कहोगे जा भाई अपने काम के सरपंच ने लिया बुला के, नंबरदार ने बुला के लिया। आमदन छोटा मोटा काम पड़े जी, रेडी बिट जगड़ी जनाब, थाने में जाना पड़े। हम आम आदमी हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों को दर्द को समझते हैं, इसलिए ना तो हम सिक्योरिटी रखते और ना ही किसी को ऐसे कहते किसी के साथ। हाँ, आपका 24 घंटे स्वागत है, आप जब मर्जी आए,
हमेशा आपका अभिनंदन हो। ये सुशील जी ये गरीब की वोट से बने एक मिनट गुप्ता जी ये आप आता हूँ ये गरीब की वोट जड़े ना गरीब की वोट गिरेगी ना वो बनेगा। ये देखो, आशंका ये गुप्ता जी आशंका एक मैं आपका मैं आपको एक बात का जवाब दे रहा हूँ, वो मेरे सामने जो उम्मीदवार है वो आज भी हेलीकॉप्टर पे चलता है, उससे तो आपका मेरे सामने जो उम्मीदवार है वो आज भी हेलीकॉप्टर से चलता है, चुनाव के बीच में भी अमेरिका में रहता है। मैं तो भाई तुम्हारे बीच में रहूंगा, यही पर रहना। ये आशंका जरूर है लोगों में कि आप कांग्रेस और आप इकट्ठे हो गया, ये आज ये कांग्रेस और आप इकट्ठे हो गए, तो ये कुछ आशंका लोगों में है कि कहीं पे देखिए मैं आपको बता दूं, ये काउंटर कैसे करेंगे आप? मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात बताता हूँ। जब देश के संविधान का सवाल आएगा, जब देश के लोकतंत्र का सवाल आएगा, जब देश का लोकतंत्र खतरे के अंदर होगा, तो हम किसी के साथ भी मिलने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु वो देश से बड़े नहीं है। जब देश का संविधान खतरे में आता है, देश का लोकतंत्र खतरे के अंदर आता है, तो आपस के मतभेद बाद में संभाले जा सकते हैं। आज देश को संभालना है और देश को संभालना सबसे जरूरी। चलिए आखिरी दो प्रश्न आप पहले पूछिए। मारा जो कहला रहे थे हाँ जो कहला रहे थे मारा हल्का का एक भी आदमी नहीं दस करनाल के और नरवाणे के ये आदमी आ रहे थे मारा हल्का को इसमें कुरुक्षेत्र हल्का का आदमी आ रहे कौन आ रहे थे कल, कौन आए थे? मैं ये बात कहूँ मारा कुरुक्षेत्र का आदमी नहीं था, एक मास्टर मिला था हमारा गांव का, वो मैं बोले तो कांग्रेसी था भाई, मैं कहा तो को करा गया बोला ईपी कांग्रेसी, मैंने दो वो लिया है, दो तीन मास्टर मैंने धक्का से लिया है, ईपी बोला मैं कांग्रेसी हूँ। चलिए आज ये लोगों की एक कंप्लेंट है यहाँ पे, लोग सरकार प्रेशर डाल के, सरकारी अधिकारियों का प्रेशर डाल के कहीं सरपंचों को बुलाती है तो कहीं सरकारी अधिकारियों को पर प्रेशर डाला जाता है। ये इलेक्शन कमीशन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि नाजायज प्रेशर हरियाणा सरकार डालना बंद करे, लोगों को परेशान करना बंद करे, फेयर इलेक्शन होने दे। आखिरी प्रश्न गुप्ता जी, एक बड़ी डिमांड, बहुत सारी बातें हुई हैं सफाई को लेके, रोड को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लेकिन बड़ी डिमांड, बहुत पुरानी डिमांड कुरुक्षेत्र की ये है कि कुरुक्षेत्र से हरिद्वार को लेकर रेलवे लाइन नहीं है। सभी एमपी आश्वासन देते हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी कि रेलवे लाइन जो है, क्योंकि दोनों धार्मिक स्थान इंटरनेशनल लेवल पे हैं, कि रेलवे लाइन कोना के बीच में बहुत, हालांकि पेवा को भी जोड़ना चाहिए, लेकिन पेवा बाद में जोड़ा सकता है, लेकिन कुरुक्षेत्र और हरिद्वार की डिमांड हर सांसद रहती है। ये बात सही है कि कुरुक्षेत्र गीता का उद्गम स्थल है और हिंदुओं का हरिद्वार भी उतना ही बड़ा धार्मिक स्थल है, तो इनका कनेक्शन बनना चाहिए। कोशिश करेंगे, रेल मंत्रालय से मिलेंगे, रेल मंत्री से मिलेंगे, संसद में आवाज उठाएंगे और पूरी मेरी भरपूर कोशिश होगी कि ये कनेक्शन जुड़े। एक उद्योगपतियों से ये भी यहाँ पे एक मुद्दा मुझे अभी बताया किसी ने कि उद्योगपतियों से फिरौती का बड़ा चलन आ गया है, ये आपके ध्यान में, और अगर है तो फिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है ताऊ, केजरीवाल ने साथ दिया आपका, आगे भी देगा आपका, किसानों के साथ पहले भी दिया है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपका क्वेश्चन क्या था? उद्योगपतियों से फिरौती की भी उद्योगपतियों से फिरौती मांगी जाती है, सरेआम गोली मारी जाती है, महिलाओं के साथ अलग अलग तरीके के यौनाचार के अपराध होते हैं। पहलवान बेटियों का हाल भी आपने देखा है, मणिपुर का हाल भी देखा है, हरियाणा के अंदर, सोनीपत के अंदर, गोहाना के अंदर, सांपला के अंदर, जींद के अंदर, हिसार के अंदर, सिरसा के अंदर, खुद कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल के अंदर, कैथल में दो मर्डर हुए, खुलेआम मर्डर हुए, और वो गिरफ्तार नहीं किए गए आज तक, बल्कि उस मर्डर की पैरवी करने वाला एक बीजेपी का ही सिंगर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये स्थिति सरकार इन हत्यारों से मिली हुई है, सरकार इन चैन सनेचर से मिली हुई है, सरकार आज पूरी तरीके से इस तरफ बेपरवाह के कानून की व्यवस्था उन्होंने बुरी कर दी। मैं ये आश्वासन दे रहा हूं कि सरकार बदल रही है और पूरा संरक्षण
यहाँ के उद्योगपतियों को देंगे। और सबसे पहले जो ये सरकार सरकारी तरीके से ईडी से इस देश के सारे उद्योगपतियों को डरा रही है, उसके पर काटेंगे। उसको महकमे को हम एक तरीके से रिवॉल्व करेंगे। आखिरी प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी समस्याएं बताई और आपका विजन भी, जिस तरह आपने बताया कि आपका विजन है, आपने बहुत कुछ आगे करना है, पर उसके लिए एक मैजिक नंबर 272 का नंबर चाहिए। अब बहस ये चल रही है, बीजेपी बोल रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं, आपका गठबंधन कह रहा है कि बात 180-150 पर ही टिक रही है। आप बड़े सुलझे हुए सूझवान सियासतदान है, असल स्थिति है क्या? नारा इनका 400 पार, ये कहते हैं इनकी गठबंधन की सरकार। हरियाणा में इनके 10 में से 6 उधार और जनता उन सब के जूते मारने के लिए तैयार। ये असल स्थिति है। इनकी जमानत जब्त होने वाली है। बीजेपी की 150 से नीचे सीट रहने वाली है और बीजेपी के विदाई का वक्त तय हो चुका। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है कि इस व्यक्ति को मैं प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता हूं, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो? ख्वाहिश होती है। इंडिया अलायंस बीजेपी की तरह नहीं है। बीजेपी के अंदर 2 व्यक्तियों को छोड़ के किसी भी सांसद को, किसी भी मंत्री को बोलने का हक नहीं है। यहां पे जो सांसद बनेंगे वो असल में सांसद होंगे और वो असल में देश के प्रधानमंत्री को चुनेंगे, जो देश का विकास कर सके, देश को शिक्षित कर सके, देश को बारोजगार कर सके, देश के अंदर बच्चों को रोजगार दे सके, महिलाओं को सम्मान दिला सके और सारे हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत के साथ इसको आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुशील गुप्ता। पहले तो मैं जनता से पूछूंगा, क्योंकि जनता की अदालत में थे, तो क्या इनका जो पक्ष है, आप सब खुश हैं? चलिए, चलो ठीक है। बिल्कुल, तो ये थे सुशील गुप्ता, जो इनके यहाँ पर लोग बैठे हैं, कह रहे हैं दिल के बड़े सुशील हैं, पर ईवीएम पे कितने सुशील माने जाते हैं, ये इसका नतीजा 4 जून को पता लगेगा। अपना विजन कुरुक्षेत्र को लेकर के इन्होंने बताया, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों जरूरी है, इस बात पर इनके साथ सुशील गुप्ता जी के साथ हमारी चर्चा हुई। पर फैसला जनता को ही होगा और जनता की अदालत में इन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी पैरवी इन्होंने खुद की। अब जनता 4 जून को फैसला सुनाएगी। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।